हाँ चलिए देखिए, ये वो जो लिखने का जो थोड़ा सा उसको झंझट को हटा दिया मैंने, है ना। अभी आपको पूरा पीपीडी से मिलेगा हर चीज। और मैंने स्टार्टिंग से किया उस चैप्टर को, जो मोशन जो चैप्टर है ना, मोशन इन प्लेन जो हमने पढ़ा रहे हैं उसको स्टार्टिंग से। वैसे हमने अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होता है हमने बता चुके हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ ये बता सकते हो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन होगा क्या? डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, है ना। अगर डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब कौन सा क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था स्पीड क्या है, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो मनी है, टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, etc, ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा कंडीशन हम बात करेंगे भैया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन, दोनों कंडीशन होना चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको बोला हुआ था, नीचे में लिखा हुआ है कि देखिए वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे द रूल ऑफ कौन सा, तो वेक्टर अलजेब्रिक रूल। अगर वो वेक्टर रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो ही क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था भैया, इलेक्ट्रिसिटी, याद है कुछ भैया, इलेक्ट्रिसिटी इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर। तो कंडीशन ऐसा है कि अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपका वेक्टर होगा तो भैया उसके लिए आपका वेक्टर लॉ को अप्लाई, मतलब वेक्टर लॉ जो है वो रूल अप्लाई होना चाहिए। अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे भैया, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको थर्ड कंडीशन यहां तक बताया था, जिसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में याद होगा हमने आपको 3 टाइप्स के वेक्टर के बारे में बताया था, याद आया कुछ, कौन कौन से वेक्टर में ये 3 टाइप्स का जो मैंने, सुन लीजिए भैया, हाँ सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखो भैया मैंने इक्वल वेक्टर, देखो 2 वेक्टर इक्वल कब होगा, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो भैया ये एरो दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जितने भी एरो है उसमें हमने कोई काम धाम नहीं किए, नहीं लिखे, तो ये सब चीज क्लास में आपको लिख के बताया जाएगा। इसीलिए देखो अगर ये एरो है, मान लेते ये अपना क्या है भैया, वेक्टर ए है, क्या है ये, वेक्टर ए है, और ये दूसरा क्या है भैया, वेक्टर बी है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों कैसा वेक्टर होगा, इक्वल, सही है ना। दो इक्वल वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन मैंने आपको समझाया था कि सपोज मान लो ये वेक्टर ए है ना, अब ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अच्छा, अगर मैं इसी ए वेक्टर और बी वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर रहा हूँ तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं, कौन सा वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बोले थे। कौन सा वेक्टर, नेगेटिव बोलेंगे या फिर अपोजिट बोलेंगे, है ना। तो या तो हम इसको अपोजिट या फिर कौन सा वेक्टर बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर। जिसमें देखिए आप, अगर ये मान लेते भैया वेक्टर ए है तो ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर ए जो होगा वो माइनस ऑफ वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा। समझाया तक क्या है, निगेटिव साइन किसको इंडिकेट करेगा भैया, तो डायरेक्शन, है ना। ये जो निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन किसको इंडिकेट करेगा, तो डायरेक्शन, किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के कैसा है, अपोजिट। क्लियर, यहां तक। इसके बाद देखिए ध्यान से, मैंने आपको समझाया था भैया, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको समझाया था, क्या होगा, ऊपर में उठेगा, चलिए वैसे कुछ नहीं है ये,
देखिए भैया ध्यान से सुनना, वैसे मैंने आपको ये भी बताया था, तीसरा टाइप्स मैंने आपको बताया था कौन सा वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर, है ना। जैसे सपोज मान लो कि जितने भी वेक्टर है, सुन लो, अगर मैं आपको दो वेक्टर की बात करूंगा, जितने भी दो वेक्टर होगा वो हमेशा एक दूसरे के कैसा होता है, कोप्लेनर होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर भैया क्या है, बी है, मतलब ये अगर वेक्टर ए और ये अगर वेक्टर बी है, तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे का कोप्लेनर नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं। दो वेक्टर ऑलवेज किसमें रहता है, एक ही प्लेन में रहता है, इसलिए दो वेक्टर को हमेशा कौन सा वेक्टर बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। वो मैंने आपको करवा के दिया था, ये नोट्स करके है। दो वेक्टर, टू वेक्टर्स आर क्या होगा, ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर में मैंने आपको समझाया था, ऐसा नहीं है दो ही वेक्टर, ये डायग्राम नीचे है थोड़ा सा, ये दो वेक्टर जो है आपका, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने वेक्टर है, अगर वो सब एक ही प्लेन में है तो उस सारे वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलेंगे, कोप्लेनर। इसके लिए मैंने लिखवाया था कि विच वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, मतलब एक्टिंग भैया एक ही प्लेन में रहेगा, है ना, आर कॉल्ड कौन सा वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, यहां तक हमने आपको पढ़ाया था दो क्लास। ये एक 5 मिनट का एक रिवीजन हो गया। ये जो नहीं आए हुए थे उसके लिए भी है और जो आए थे उसके लिए भी। तो मैंने अभी तक आपको दो स्लाइड्स पढ़ाया था, स्केलर क्वांटिटी और कौन सा भैया, तो वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में देखे थे, है ना। दूसरा कंडीशन अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में देखे थे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने 3 टाइप्स के वेक्टर दिए। आज हम बात करेंगे भैया चौथे टाइप्स के वेक्टर के ऊपर, ध्यान से समझेंगे, जिसका नाम है सबसे पहला कॉन्करेंट वेक्टर। सुन लीजिए भाई साहब, कॉन्करेंट वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुन लो भैया, ध्यान से सुनिएगा, इधर देख लो ध्यान से। देखो अगर मैं किसी एक पॉइंट से बात करूं, देखो ध्यान से इधर सुनिएगा, किसी एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट, जैसे अगर सपोज मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे अगर भैया जितने भी वेक्टर आपको बाहर की तरफ निकलेंगे वो सब एक दूसरे का कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट से वो क्या होना चाहिए, और डायरेक्शन इसका इक्वल या अनइक्वल है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है, जैसे अगर मान लो कि एक ये पॉइंट है, इससे भी एक बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, मान लो भैया ये दूसरा वेक्टर ये भी बाहर निकल रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, बहुत सारे वेक्टर क्या होगा, निकलेगा, है ना। इसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट वेक्टर की बात करूं, द वेक्टर विच आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, है ना, मतलब किसी एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। और हाँ, ये कोई जरूरत नहीं है कि ये एक कोप्लेनर की तरह बिहेव करेगा, भाई हो सकता है कि ये पॉइंट की बात कर रहे थे, अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए निकला है, ये आपका वेक्टर बी निकला और ये वेक्टर सी निकला है, तो हो सकता है भैया इधर से भी तो निकलेगा, अरे हाँ ये नहीं, इधर भी तो निकल सकता है, इधर भी तो निकल सकता है, इधर भी ऐसे भी तो निकल सकता है, तो कोई जरूरत नहीं है भैया, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर जितने भी होते वो सब कोप्लेनर होगा, प्लेन से बाहर भी आ सकता है ना। आइए आप नहीं समझे, मान लो ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसकी बात करो, ये हमारा एक पॉइंट है, इससे देखो इधर भी निकल सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, वो अपना प्लेन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, ये एक ही प्लेन में तो नहीं है। हाँ, अगर मान लेते हैं सिर्फ सारे वेक्टर इसी प्लेन में होता तो हम इसको कोप्लेनर बोल सकते हैं, लेकिन जब इस प्लेन में भी है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब वो अपना क्या कर रहा है, प्लेन भी चेंज कर रहा है, तो क्या मैं वो कॉन्करेंट वेक्टर को क्या मैं कोप्लेनर वेक्टर को नहीं बोल सकता, नहीं ना। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जब एक ही प्लेन में बहुत सारे वेक्टर, चाहे एक हो या दो हो या 10 हो, है ना, लेकिन कैसा होना चाहिए भी, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंट वेक्टर है जो एक पॉइंट पे ही क्या करेगा, सारे वेक्टर लाई करेगा, एक ही पॉइंट से क्या होगा भैया, बाहर, ठीक है। तो ये है चौथा पॉइंट जो हम जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, ठीक है। पांचवा नंबर है भैया नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। देखिए नल का मतलब भी खाली होता है और जीरो का भी मतलब क्या होता है, जीरो खाली होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे या फिर जीरो वेक्टर। एक जैसे एग्जांपल के रूप में भैया ध्यान से सुनना, जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात कर रहा हूं कि वेक्टर ए जो है वो जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और मैग्नीट्यूड जीरो है इसका मतलब वो नल वेक्टर।
जैसे एग्जांपल एक और समझते हैं भाई, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, अब इसके ऊपर मैं किसी भी टाइप का कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, इसका मतलब फोर्स, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसके ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब फोर्स जो लग रहा होगा ये कैसा होगा, नल होगा, ये खाली होगा। या आप मान लो आपने फोर्स ऐसे पकड़ के बस रखे हैं, बस पकड़ के रखे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे, इसका मतलब फोर्स आपका कैसा है, जीरो है। तो इसका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, इसको हम नल वेक्टर बोल सकते हैं। कौन सा वेक्टर बोल सकते हैं, नल। अब एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बोला हुआ था भैया कि अ वेक्टर हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर, है ना। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। अच्छा ये देख रहे हैं आपको a प्लस में a माइनस लिखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, है ना, फिर बात करें। ध्यान से देखिए, समझिएगा, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। देखो कहने का मतलब ये है भैया, अगर ये मान लो वेक्टर a, सुनिएगा, अगर ये हमारे पास क्या दिया है, वेक्टर a दिया, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारे पास वेक्टर a, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सर ये अगर ये वेक्टर a जो होगा, अगर इसके वेक्टर a के बराबर कब होगा, तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोल भाई, देना पड़ेगा ना। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्लियर है यहाँ तक में, है ना। अच्छा अब देखो, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है भैया, तो अगर मैं इस वेक्टर a को इस वेक्टर के साथ अगर मैं प्लस कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं इसको जीरो वेक्टर बोलूंगा, नहीं भैया, इसका वेक्टर देखो, आप जो प्लस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ये जो साइन जो आपको इंडिकेट्स कर रहा है, किस चीज को, डायरेक्शन को इंडिकेट्स कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो जैसे प्लस करें तो बढ़ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसका वेक्टर आपका जीरो नहीं होगा। तो मतलब इस कंडीशन वाले केस को आप हम या क्या बोल सकते हैं भैया, जैसे अगर मान लो वेक्टर a है और प्लस में माइनस a वेक्टर है, तो ये बराबर में जीरो वेक्टर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जीरो वेक्टर नहीं होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलेंगे, वो नल वेक्टर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का एक दूसरे के साथ कैंसल आउट। हाँ आप ऐसा जरूर बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में मानिए, देखिए भैया, अगर मैंने एक फोर्स लगा दिया यहाँ से 15 न्यूटन का, सुनिएगा, और एक दूसरा फोर्स लगा दिया यहाँ पर 15 न्यूटन, तो देखो फोर्स दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दो अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या कर रहे, फोर्स लगाया, तो अब इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, जीरो होगा, मतलब नेट फोर्स का जो टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, जीरो होगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो वेक्टर, समझे, क्लियर है यहाँ तक में, क्लियर है यहाँ तक में। तो भैया ये था नल और जीरो। अब दूसरा कंडीशन हम देखेंगे भैया, और यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से समझना, पहले आप एक काम करो, फटाफट एक काम कर लीजिए, चौथा में लिखेंगे कॉन्करेंट वेक्टर, मैं आपको बता देता हूँ, लिखते जाइए। तो ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी। अब 4th नंबर लिखिएगा कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, और 5 नंबर लिखिएगा। 5 नंबर में बस ये मत लिखना आप, ये मैंने समझाने के लिए दिया हुआ था, ये आप नहीं लिखेंगे, बस डेफिनेशन लिख लेंगे, और नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, और वेक्टर हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड कौन सा, तो नल वेक्टर, या इसको जीरो भी बोल सकते हैं, या इसी का नाम आप ये भी दे सकते हैं, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब भी क्या होता है, खाली होता है ना, एम्प्टी वेक्टर। या आप केमिस्ट्री में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड का भी मतलब क्या होता है, खाली जगह। अरे हाँ नहीं,
तो आप वाइड बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं या नल बोल सकते हैं, इस तरीके से भी आप नाम दे सकते हैं। जल्दी करो। हाँ, हो गया यहाँ तक। सुनिए भैया, नल वेक्टर मैं समझाने के लिए बोला था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है नल का। अब ध्यान से सुनिएगा। 5 तक हो गया अगर सबका, 5 तक हो गया होगा तो मुझे थोड़ा सा एक पेज मिल जाएगा, इसलिए मैंने नल वेक्टर के लिए हटाया था। चलो अब ध्यान से समझिएगा भैया, अगर मैं नल वेक्टर की बात करता हूँ, नल वेक्टर क्या, सॉरी यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होगा? 1। भैया ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए, है ना? तो उस टाइप के वेक्टर को आप क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे, है ना भैया? इसी यूनिट वेक्टर को हम आइडेंटिटी वेक्टर भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी वेक्टर भी, आइडेंटिटी का भी मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। आइडेंटिटी का भी मतलब क्या होता है? 1 होता है। अगर या आप यूनिट बोलिए या आइडेंटिटी बोलिए, लेकिन जनरली आप यूनिट ही बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, इज कॉल्ड कैसा हो गया? यूनिट वेक्टर, है ना? अब देखिए, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। किसके लिए हम यूज करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं? तो डायरेक्शन के लिए, है ना? जो भी आप वेक्टर है, जैसे मैं आपको समझाऊंगा भी, तो किसके लिए स्पेसिफाई करते हुए? तो डायरेक्शन के। और यूनिट वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेड बाय ए। भैया एक कैप यहाँ पे लगा दो, ए नहीं है, एक कैप है ना? छूट गया होगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हुए? कोई भी किसी भी सिंबल से, लेकिन उसके ऊपर क्या चलना चाहिए? वो बर्थडे वाला टोपी, पता है ना, वो वाला टोपी। तो भैया अगर सुन, कैसे निकालेंगे, कैसे, क्या कंडीशन है? आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते? जैसे एग्जांपल के रूप में आप नीचे लिख लेंगे भैया, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि अगर मुझे वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है ना? चाहे आपका वेक्टर बी दिया हुआ है, आपको उसको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर बी निकाल, मतलब बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल। कोई भी वेक्टर है जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा भैया? वो वेक्टर ले लेंगे और इसका एक मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, और इसके साथ डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमेशा यूनिट वेक्टर के बराबर। किसके बराबर होगा भैया? यूनिट वेक्टर के बराबर। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं। जैसे देखिए एग्जांपल में मान लेते भैया, अभी आपका ए कैप जो है वो 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। इसका मतलब क्या होता है भैया? आई जे के। बस थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, और के का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस,
जेड एक्स, मतलब आई जे और के ये भी एक टाइप का वेक्टर है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोई एक वेक्टर दिया हुआ वेक्टर ए मतलब 2i, मतलब x कंपोनेंट में कितना है भैया 2 है, और कितना दिया है 3j मतलब y कंपोनेंट में कितना है 3 है, और कितना दिया 4k मतलब z कंपोनेंट में कितना है, z कंपोनेंट में कितना है 4 है ना। तो x कंपोनेंट में 2, y कंपोनेंट में 3 और z कंपोनेंट में कितना 4 है ना। तो ये इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ध्यान से समझिएगा, मैग्नीट्यूड कभी भी निकालते तो कैसे निकालते, इसको मॉड में रखते, ये मॉड जो होता है लाइन जो पैरेलल वो मॉड रखते, इसका वैल्यू हो जाता है भैया रूट अंडर में जो x का कंपोनेंट है मतलब i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में किसके कंपोनेंट का स्क्वायर भैया j के कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस में z के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर i का कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 4 का स्क्वायर, बताना भैया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 16, कितना होगा रूट अंडर में 29 होगा ही होगा। देखो कितना, क्या 29 का रूट है क्या कोई नहीं, 29 का रूट है क्या नहीं, क्या अभी ये जो हमने निकाले मैग्नीट्यूड क्या ये 1 के बराबर है, क्या 1 के बराबर है क्या नहीं भैया, क्या तो क्या मैं इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, इसका मैग्नीट्यूड ही 1 नहीं है तो हम इसको यूनिट वेक्टर कैसे बोलेंगे, क्लियर है ना भैया। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए उसी को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, क्लियर ना। तो चलिए, तो भैया इस वेक्टर को हम थोड़ा सा ये करते हैं कि यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक देखियो, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं भैया ए कैप से, तो ये क्या होगा वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो देखिए वेक्टर कितना था 2i प्लस में 3j और माइनस में कितना सॉरी प्लस में 4k है ना, डिवाइडेड में क्या होगा रूट अंडर में 29 जो आपने निकाले। अरे हाँ नहीं, अब आप देखो 2 बट्टा में रूट अंडर 29 आई कैप लिख सकते हैं, प्लस में देखो 3 बट्टा में रूट अंडर में 29 जे कैप लिख सकते हैं, बोल भैया लिख सकते हैं ना, और प्लस में कितना 4 बट्टा में रूट अंडर 29 क्या लिख सकते हैं के कैप लिख सकते हैं। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर का तो गारंटी है 100% ये एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 के बराबर। ठीक है, तो 5 मिनट भैया इसके तरफ दिखना, इसमें भैया पेज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। इधर देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं वेक्टर ए, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए भैया, अगर यहाँ पर मान लो 3i है प्लस में 3j है और प्लस में कितना है 3k, सही है, i j और k। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होता है वो रूट अंडर में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 कितना होगा रूट अंडर में 27 होगा ही नहीं होगा, कितना होगा रूट अंडर में 27, 9 और 9 18 और 9 27। ठीक है, तो भैया मैग्नीट्यूड कितना हो गया रूट अंडर में 27। क्या ये 1 है क्या 1 है क्या नहीं है भैया, तो अगर ये 1 नहीं है तो क्या मतलब ये यूनिट वेक्टर है नहीं, है ना। अब देखो ध्यान से, तो अभी मुझे यूनिट निकालना है तो ए कैप निकालना है, ए कैप निकालना तो क्या लिखते हैं भैया वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर कितना है 3i प्लस में 3j और प्लस में कितना हो जाएगा 3k और डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3√3 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 3√3। तो देखो वेक्टर ऑफ ए इसका जो मैग्नीट्यूड कितना निकाला भैया हमने 3√3 निकाले, यही निकाले ना। चलिए देखिए सबको अलग अलग लिख देते भैया, 3 में 3√3 आई कैप प्लस में 3 में 3√3 कितना जे कैप प्लस में 3 में 3√3 कितना भैया के कैप, सही है। 3 कर, अरे भाई ये 3 से 3 फ्री, ये भी फ्री ये भी फ्री, अरे हाँ ही नहीं, तो बचा क्या देखियो ये ए कैप जो बचेगा 1 में √3 आई प्लस में 1/√3 जे और प्लस में 1/√3 कितना के, आपको मैं लिख के देता हूं भैया ये एक यूनिट वेक्टर है। आपको चेक करना है, सब है मेरे पे, चेक कर लो भैया। देखो ध्यान से, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ध्यान से देखिएगा 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3 होगा ही नहीं होगा भैया, 1/√3 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3 ना, तो 1/3 प्लस यहाँ पर भी कितना होगा 1/3 और प्लस यहाँ पर भी कितना होगा
भाई ये बोल तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 प्लस, अरे हाँ ही नहीं है ना। तो एक चीज बता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना आएगा, रूट अंडर में 3 बाय ये कितना हो जाएगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, तो क्या मैं इसको यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ। सुनिए, सुन लीजिए, यहाँ पर 1/√3 का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा ना। हाँ हाँ, सब में स्क्वायर लगा दिए ना सबका, क्योंकि चेक करने को कोई भी मैग्नीट्यूड चेक करेंगे कैसे, आप इन जनरल फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इन जनरल फॉर्मूला भैया सुन लो, इन जनरल कंडीशन में x बराबर में, सॉरी मान लो कोई वेक्टर है, सुनिएगा, अगर मान लेते हैं, सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर a है, अगर आपको xi दिया है, प्लस में yj दिया है, प्लस में zk दिया हुआ है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही कंडीशन है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, है ना, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में कितना होगा z का स्क्वायर, है ना, आप उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके आप उसका मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो आपने लिख लिए होंगे भैया, अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर में कितना मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ 1 होता है, कितना मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। तो मैग्नीट्यूड 1 है, जिसको हम कैसा वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, है ना। और इसको एज अ किस चीज के लिए यूज करते हैं, एज अ डायरेक्शन के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब नीचे में आप थोड़ा सा एक लाइन लिख देना, उसके नीचे में आप लिख लेंगे कि ए कैप जो होगा वो वेक्टर ऑफ ए बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होता है। यही आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये जो आपको बताएगा, ये क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर को बताएगा। ये किसको बताएगा भैया, यूनिट वेक्टर को बताएगा। जल्दी करेंगे, ये जो है ये किसको बताएगा, ए कैप यूनिट वेक्टर को बताएगा। जस्ट इसके नीचे आप नोट डाउन कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था, ये क्या है, कैप है, ए कैप। कैसे पढ़ते हैं इसको, ए कैप पढ़ते, कैप कैप। ठीक है, जैसे ही कैप आया मतलब यूनिट वेक्टर, ए कैप, बी कैप, सी कैप, तो वो आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, बोल भैया, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोल, यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम। कॉम्पोनेंट वेक्टर और कोप्लेनर, ये कोप्लेनर में मैंने क्या बताया, जैसे ये एक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, तो ये एक प्लेन है कि नहीं, तो जितना भी वेक्टर इसके अंदर है इसी प्लेन के ऊपर है, जैसे ये तीनों क्या इसी प्लेन के ऊपर है ना, इसको कोप्लेनर। अगर मान लो कोई एक वेक्टर भैया इससे बाहर निकल जाए तो उसको कोप्लेनर नहीं बोलेंगे, और एक ही पॉइंट से निकल रहा है तो कॉम्पोनेंट वेक्टर होता है। समझे, चल और कुछ यहाँ तक में कितने टाइप्स में पहुंच गए, 6 नंबर पे पहुंच गए। चलिए 7वां नंबर, लास्ट नंबर, हटाओ इसको, जल्दी करो। के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या ये यूनिट वेक्टर होगा, नहीं होगा। तो भैया अब इसको हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने अभी आपको लिखवा के दिया था, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो भैया वेक्टर ऑफ ए तो ये दिया हुआ है, और इसका मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पर निकाले हैं, ये लगा के इसको एक एक करके सेपरेट करने के बाद एक ये वेक्टर मिला, है ना। तो ये जो वेक्टर होगा वो 100% यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आया। अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर का अगेन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और अगेन मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा भैया, 1 आएगा। अगर इन केस आपका ये 1 नहीं आया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया, है ना, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर जो आएगा वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर भैया आपका 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किए, गलत किए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, अरे बोल भैया नहीं ना। चलिए ध्यान से देखेंगे भैया, अब तो वहां पर x की वैल्यू तो हमने 3 ली है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू भी 3 है, सेम तो वही है। ठीक है,
सुन लो भैया, पीछे वाले भैया और तुम छोटे वाले, तभी से 5 मिनट से कंटिन्यू देख रहा हूँ, खिड़की में ग्रिल नहीं लगा हुआ है और लाइट में मैं बोल रहा हूँ। आपको फेंकने में ना तो शर्म आता है ना डर लगता है, और पीछे फेंक देंगे। पढ़ना है चुपचाप पढ़िए, ये तो भैया रास्ता खुला हुआ है ना। यहाँ पे जो फेंका फेंका कर रहे हो, मेरा एक को पड़ जाएगा, वही तो धर जाएगा। चलिए पढ़ाई कर भैया, क्या एकदम मारपीट कर रहे हैं। देखो इधर 7th नंबर क्या है भैया, ऑर्थोगोनल यूनिट में। सबसे पहली बात, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, आपको बता सकता है भैया? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, हम परपेंडिकुलर की बात करें, किसके बारे में बात करें? परपेंडिकुलर। जैसे अगर मान लो एक वेक्टर ये है और कोई दूसरा वेक्टर ये है, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसा है? ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर। और अगर मैं एक तीसरा वेक्टर की बात करूं, सुनो ध्यान से, अगर ये तीसरा वेक्टर की बात करूं तो देखो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान, अगर एग्जांपल के रूप में अगर मैं समझता हूं इसको, तो ध्यान से समझिएगा भैया। ये अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस, और ये पोर्शन क्या होगा? जेड एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस वाई के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्स एक्सिस जेड के साथ भी कैसा है? परपेंडिकुलर है। और वाई एक्सिस जेड के साथ भी कैसा भी है? परपेंडिकुलर है। इसीलिए इन तीनों को ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा, एक्स वाई और जेड है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसा होता है भैया? परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ये आपको एक्स एक्सिस को डिफाइन करेगा। ये किसको डिफाइन करेगा भैया? ये आपको एक्स एक्सिस को क्या करेगा? डिफाइन करेगा, एक्स एक्सिस को। ये वाला वाई एक्सिस को डिफाइन करेगा, और ये जेड एक्सिस को। अब समझिएगा, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस का मतलब भैया यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, है ना। याद रखो, ये जो आई जो दिया है, और ये जे है, और ये जो के है, ये भी एक टाइप का यूनिट वेक्टर है। आई, जे और के, तो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर में कैप चढ़ा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर में कैप चढ़ा हुआ है। और जिसके ऊपर, जो भी वेक्टर के ऊपर भी ये कैप चढ़ा होगा, मान लेना उस वेक्टर को कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर, है ना। क्योंकि अगर मैं एक्स के बात करूं तो ये आई जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। तो वाई एक्सिस पे देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं जे कैप। क्या बोलेंगे भैया? जे कैप। और जेड एक्सिस पे इसको हम बोलते हैं के कैप। तो आई, जे और के, यही जो है आपका, ये क्या है भैया? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ भैया? एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, और जेड एक्सिस पे कौन सा भैया? के कैप। तो आप खुद देख लो, आई कॉमा जे एंड के आर कॉल्ड क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और ध्यान से समझिएगा भैया, ये तीनों के तीनों, दीज वेक्टर मस्ट बी राइट हैंड राइट। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देखो इस तरीके से भैया, राइट हैंड। देख लो भैया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये किसका? जेड एक्सिस। और तीनों के तीनों एक दूसरे के कैसा है? परपेंडिकुलर नहीं है। सुन लो क्या लिखा है, इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम विच दैट व्हेन द कर्ल या फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम एक्स एंड वाई देन वी मस्ट डायरेक्शन ऑफ किसको? जेड अलोंग द थंब, है ना। ये अलग अलग कंडीशन है भैया। अगर मुझे सपोज मान लो, एक चीज ध्यान से बताता हूँ भैया, अगर जैसे कि मैंने राइट हैंड से ऐसा किया, है ना, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कितना है? वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो जेड एक्सिस को क्या बताएंगे? ये रिप्रेजेंट करेगा थंब। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस को क्या ले लिया भैया? थंब को ले लिया, और ये जेड एक्स एक्सिस को, तो ये उंगली क्या बता रहा है? जेड एक्सिस को। उसका डायरेक्शन क्या है? इस बोर्ड का परपेंडिकुलर है, लेकिन आउटसाइड बाहर की तरफ। हाँ, ये नहीं, ये इस बोर्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, आउटसाइड बाहर की तरफ। अगर देखो, अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस होगा। तो ये जो जेड एक्सिस क्या होगा? बोर्ड के अंदर होगा, है ना, लेकिन कैसा होगा? परपेंडिकुलर, है ना। तो ये कंडीशन है। अगर आपको डायरेक्शन भी निकालना है तो राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं, वो आगे जाके हमें और क्लियरली से पढ़ना है। लेकिन अभी ध्यान से समझिएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब भैया आई कॉमा जे कॉमा के, यही क्या है? आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और वो तीनों एक दूसरे के कैसा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
ठीक है। और I, J, K को आप क्या बोलते हैं, एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आप साइड में ये डायग्राम आप ये लिखेंगे, इसका ये डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर जैसा किया हुआ वैसे करेंगे और कॉमा में लिख देंगे I, J, K, है ना। इस कैसा भैया, तो यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। जल्दी करो। क्या चीज, इसमें मैंने आपको क्या बोला हूं, एक मिनट से फिर से सुन लो, इधर देखो, सुन लीजिए भैया। मैंने आपको क्या बोला हूं, ये देख रहे हो एक कोऑर्डिनेट मैंने बनाया, इधर देखो, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा, जेड एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस जो होता है वो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, ये आई है। और वाई एक्सिस पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। तो ये जो आई है, कॉमा में जे है, ये कॉमा में के है, यही तीनों जो होता है तुम्हारा वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है। अब ऑर्थोगोनल क्यों, ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूं ये एक यूनिट वेक्टर है, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसको ऑर्थोगोनल कैसे बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये आप खुद देखो, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वाई और जेड एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, और जेड और एक्स भी एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे के कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए क्या नाम है उसका, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब और कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, बोल भैया, कोई दिक्कत। हाँ, एक्स एक्सिस को सिर्फ आई के नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस को हम जे के नाम से जानते हैं, और जेड एक्सिस को हम के नाम से। याद रखिएगा भैया, एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप, और जेड एक्सिस का मतलब के कैप, ये हमेशा फिक्स रहेगा। एक्स मतलब आई, सुन लो, एक्स का मतलब आई, वाई का मतलब जे, और जेड का मतलब के। तो आई जे के ये क्या है, एक्सिस है। एक्स आई वाई और जेड पता है ना, तो एक्स एक्सिस को हम आई से डिनोटेट करेंगे, वाई एक्सिस को हम किससे डिनोटेट करेंगे, वाई एक्सिस को हम किससे डिनोटेट करेंगे, जे से, और जेड एक्सिस को के से। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब आई कैप होगा, वाई एक्सिस है तो जे कैप, और जेड एक्सिस है तो के कैप। मतलब आई जे के किस चीज को बताते हैं, एक्स वाई और जेड को बताते हैं। समझे अब समझे, और कोई दिक्कत है, चल अब सुन ले भैया, इधर ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज नहीं होता, सुनिएगा, मैंने अभी मिनिमाइज करके रखा हूं, सुन लो, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज समझना वहां पे बहुत दिक्कत है। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूं, यहाँ पर भैया ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीसरा कंडीशन पढ़ना है कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे है ना भैया। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, याद होगा कि अगर सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ को अप्लाई करना चाहिए तभी होना चाहिए, तो ये वेक्टर का रूल क्या है। तो भैया वेक्टर में हमें दो टाइप्स के रूल पढ़ने हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर में, तो हमें कितने रूल्स पढ़ने, दो टाइप्स के, तो ध्यान से समझिएगा। जिसमें से एक रूल है जिसका नाम है ट्रायंगल रूल। क्या नाम है, ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। और दूसरा नाम है भैया जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। सुनिएगा, कौन कौन सा नियम पढ़ना है, दो नियम पढ़ना है। एक पढ़ना है भैया वेक्टर में ट्रायंगल, जिसको आप त्रिभुज के नियम बोल सकते हैं, है ना। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है भैया, समानांतर चतुर्भुज। अरे हाँ, ये नहीं, क्या बोलते हैं इसको, समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें एक हम ट्रायंगल लॉ के द्वारा पढ़ेंगे और दूसरा हम किसके द्वारा पढ़ेंगे भैया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अगर मैं दोनों का पहले कंडीशन जान लूंगा कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। और देन किसी एक का भी भैया, वैसे हमें अगर दोनों का फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के लिए सेम मैग्नीट्यूड होता है,
जो मैग्नीट्यूड आपका ट्रायंगल के लिए आएगा सेम मैग्नीट्यूड किसके लिए आएगा, आपको पैरेललोग्राम के लिए। तो हम इनमें से किसी एक के लिए फाइंड आउट करके कोई मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो बात करके अभी फिलहाल कुछ हेल्प करता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए भैया, अगर मैं इस एरो कभी दिखाऊं ना, जो वेक्टर है, जो शुरू में आपको बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था कि अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इस एरो से आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से ये वाला पोर्शन क्या बताया था, हेड। ये क्या बताना भैया, हेड है ना, जो आपको उसका डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट। अगर आप मान लो जैसे इधर से आ रहे भैया मरिया का रोड है, गुरुकुल इधर है, तो हम बगल में नहीं लगा सकते कि हाँ ये एरो का साइन, ये देखो भैया गुरुकुल है, लगाते हैं ना। तो ये एरो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और जिधर की तरफ आगे की तरफ जाना चाहिए वो क्या देते हैं, हेड देते हैं। और इसको हम बोलते हैं भैया टेल, मतलब ये सर है और ये क्या है, पूंछ है ना। तो ये हेड है और ये टेल है। ये जो एरो है इसको हम इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इससे वेक्टर। अच्छा अब देखो भैया, कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं भैया हमारे पास 2 वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए है, और कोई दूसरा वेक्टर ये है भैया जो वेक्टर बी। ध्यान से समझिएगा दोनों में क्या रिलेशन है, क्या कंडीशन। हमने क्या लिए, एक वेक्टर, दूसरा पेज ले लेते, ये समझ में आ जाएगा। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूं, मान के चलते कि ये हमारा कोई एक वेक्टर ए है ना, और दूसरा कोई ये वेक्टर है जो भैया वेक्टर बी, ये 2 वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, कंबाइन करना, भैया पास आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं ये हमारा वेक्टर ए होगा और ये हमारा वेक्टर क्या होगा, बी, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए भैया, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, यहाँ पर कान नाक गुर्दा सब कुछ खोलते सुनिएगा भैया। जब किसी एक वेक्टर का सिर्फ किसी दूसरे वेक्टर के पैर के साथ कनेक्ट हो तो वहां पर ट्रायंगल लॉ फॉर्म, कौन सा लॉ फॉर्म होगा, समझिए क्या बोल रहा हूं। देखिए भैया, जब यहां पर वेक्टर ए का सिर्फ दिख रहे और वेक्टर बी के क्या पैर, दोनों एक साथ कनेक्ट है ना एक जगह पे, तो यहां पर आप समझ जाइएगा कौन सा लॉ अप्लाई होगा भैया, ट्रायंगल। कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ आपका अप्लाई होगा। ये क्या है, ये सर है इसका और ये। तो देखिए अगर मैं इसको ट्रायंगल्स के फॉर्म में कंप्लीट करूं तो भैया आपको पता है ट्रायंगल्स में कितने साइड, 3 साइड। कितने साइड, 3 साइड। भैया यहाँ पर कितने साइड, 2 है। तो कोई ये जो साइड जो होगा, सुन ले भैया, सुन ले प्यारा चीज है। देखो अगर ये कोई ये एक साइड होगा, ये क्या इस ट्रायंगल्स को कंप्लीट करेगा कि करेगा, और यही साइड आपको किसको बताएगा भैया, रिजल्टेंट को। और ये किसका रिजल्टेंट होगा, तो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर, इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला भाई साहब, अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों को अगर मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। कंबाइन करना मतलब ऐड कर रहा हूं। तो देखो जब मैं ऐड करता हूं तो देखा कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, तो वेक्टर ए का सिर्फ सर जो है वेक्टर बी के पैर के साथ कनेक्ट है। मतलब यहां से हमने पता किया, तो इससे क्या पता चला, कि ट्रायंगल्स लॉ फॉर्म। कौन सा लॉ फॉर्म होगा, ट्रायंगल्स लॉ। और ट्रायंगल्स लॉ के लिए देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो ये जो हमने एक येलो कलर का एक लाइंस जो ड्रॉ किए हैं वो इसके आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। किसको बताएगा भैया, रिजल्टेंट। और कितना रिजल्टेंट होगा, तो वेक्टर ए प्लस में कितना होगा, वेक्टर बी। किस लॉ से हमने सॉल्व किया, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और देखो ध्यान से भैया, फिर से अगर मैं बात मान लेता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं फिर से अगेन मान लेता हूं कि अगर कोई वेक्टर ए है यहां पर और कोई दूसरा वेक्टर भैया अगेन फिर से बी दिया हुआ, ध्यान से समझिए, कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेक्टर को भैया इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है ना, और ये दूसरा वेक्टर कोई बी यहां पर कनेक्ट किया, देख रहे हैं, है ना। अब देखिए भैया, क्या सर पैर के साथ कनेक्ट है क्या, नहीं, दोनों का पैर एक दूसरे के साथ कनेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, और कुछ एंगल पे कनेक्ट होगा, बिल्कुल ना भाई। यहाँ पर भी मैंने एंगल के बारे में नहीं बताया था, ये भी क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर जो बताया था, ये भी दोनों किसी कुछ ना कुछ एंगल के साथ कनेक्ट होगा ना। ये थीटा एंगल या कोई भी एंगल के साथ क्या हो, कनेक्ट होगा। तो याद रखिएगा इसे, तो ये कुछ एंगल के साथ कनेक्ट होगा। तो देखो जैसे ही आपको ये पैर दिख गया तो आप क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट,
कैसे पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते भी है, तो सेम बी साइज का या बी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सेम साइज सेम का और डायरेक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी है, और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ए यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, सेम वेक्टर ए का यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। तो भैया इसका जो डायगोनल जो है वो किसको बताएगा, रिजल्टेंट को, और ये कितना होगा, तो वेक्टर ए प्लस में कितना हो जाएगा, वेक्टर ए। समझ में आया? तो भैया अगर ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से बात करते हैं तो उसका साइड्स जो है, तीसरा साइड्स है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट, है ना। और अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो ये जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिजल्टेंट। ठीक है, तो यही कंडीशन था भैया जो मैं आपको जो बोल रहा था यहाँ पे, है ना, यही कंडीशन था अपना। अरे भाई हाँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, यही चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, है ना। किसके हेल्प से भैया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, तो दो वेक्टर को, है ना। ट्रायंगल लॉ से कैसे ऐड होता है दो वेक्टर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ट्रायंगल लॉ से हम कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या पढ़ेंगे भैया, ट्रायंगल लॉ में तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ नन जीरो वेक्टर, जो मैंने ए और बी जो लिया था वो नन जीरो था। नन जीरो का मतलब ये जिसका जीरो वैल्यू नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो नन जीरो वेक्टर है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स। इसको रिप्रेजेंट कर रही है दो साइड्स को ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड। देख रहे हैं आपने दो साइड्स आपको तो दिया हुआ था, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब तीसरा साइड क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा ना। तो ये जो साइड है तीसरा, यही इन दोनों को क्या बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। किसको बताएगा भैया, रिजल्टेंट को। और कितना बताएगा, दैट इज, देखो यहाँ पर भी छूट गया है, तो वेक्टर रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए प्लस में कितना होगा भैया, वेक्टर बी। ये किसके लिए है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के लिए। ठीक है, किसके लिए भैया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि ये जो दिया हुआ है लिख के दिया था यहाँ पर। देखो अगर मैं इसको भैया वेक्टर ए मान के चलता हूँ, है ना, और इसको भैया मैं क्या मान के चलता हूँ, वेक्टर बी मान के चलता हूँ, तो ये जो है वो आपको क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस में क्या कहलाएगा, वेक्टर बी कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा भैया, एंगल। ये कौन सा मेथड है, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ है। तो भैया आपको अभी कुछ नहीं करना है, इतना तक में जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है, बोलिए। अभी तक में जितने भी पढ़ा है